बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंचकोर में मिसाइल हमले के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान को वो जवाब दे दिया है जिसके बाद यकीन से कहा जा सकता है कि ईरान मामला उलझाने के बजाय अब सुलझाने की तरफ जाएगा। ISPR के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में मौजूद महफूज पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया और पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस बदनामे जमाना दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने आज सुबह 6 बजे आलमी कवानीन की पासदारी के तहत अपना हक दिफा इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर सरावान शहर के इलाके अब्दोई में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। इन टारगेटेड हमलों में पाकिस्तान को मतलूब कई दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मरगेबर सरमचार रखा गया। पाकिस्तान के जाबाज आज ईरान के सरमचारों के लिए मौत बन गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक जहां पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है, वहीं किसी को, जी हां किसी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी शहरियों को निशाना बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में मौजूद पाकिस्तान से भागे हुए दहशतगर्दों को मारकर मुनासिब जवाब दे दिया है। इंडिया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जानिब से ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर कामयाब हमलों को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत एहतियात से काम ले रहा है। आज के हमलों में भी इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी किस्म का कोलैटरल डैमेज ना हो। पाकिस्तान के इस दलेराना मगर मोहतात जवाब के बाद दोनों ममालिक के बड़े क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मामले पर कल कौमी सलामती का अहम इजलास भी बुला लिया है। आज की कार्रवाई के बाद क्या इस मामले को अब यही थम जाना चाहिए? पाक ईरान कशीदगी में चीन की सालिस बनने की पेशकश के बाद अब वक्त का तकाजा क्या है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मिनहाज साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर एजेस उनसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रॉकिंग शो। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञानचंद भी हमारे साथ बने होंगे, लेकिन शो का आगाज मैं अब्दुल्ला गुल साहब मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि मामला ही ऐसा है। कल जब मैं ये शो कर रही थी तो मेरी ये दुआ भी थी, मेरी ये प्रिडिक्शन भी थी कि जो ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया जल्द या बदेर उसका जवाब पाक अफवाज जरूर देगी, और मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी दे देगी, लेकिन जवाब दिया। तो मैं तो आपको इसके ऊपर मुबारकबाद ही पेश करती हूँ कि मुबारक हो कि पाकिस्तान ने 24 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे थे कि इतना तगड़ा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बच गया। सर, एम आई राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बीनिश साहिबा। बिल्कुल यकीनन हमारे तमाम फोर्सेस जो हैं, हमारी जो क़यादत है, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत और मेरे ख्याल में लायक तहसीन है, और उन्होंने पाकिस्तान की कौम की उमंगों के मुताबिक ये फैसला किया और इमीडिएट रिस्पॉन्ड दिया। अब आप देख लें कि इसके अंदर मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। आप जैसे लोग जिन्होंने मेरे ख्याल में बढ़कर कौम को हकीकत से आशना किया, यकीनन लायक तहसीन है। हमारे मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव जो है वो का रोल अदा किया और अवाम की तर्जुमानी की और लोगों की बात को जो है हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। अब जो इसके अंदर अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक ईरान के साथ हमारा एक अमन मुआहिदा है और ईरान ने इसकी परसों रात वायलेशन की। नतीजा ये हुआ कि सुबह जो था, कल सुबह वो नाज़िमुल अमूर जो डिप्टी नाज़िमुल अमूर हैं उनको बुलाया गया, नबी शिराजी साहब को, उनको बाकायदा कहा गया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड किया गया और उनसे पूछा कि इसके जवाब क्या हैं, इसके आप कोई वजूहात बयान करें। लेकिन शाम तक का वक्त गुजर गया, उन्होंने कोई मस्बत जवाब नहीं आया। तो फिर पाकिस्तान को वजारत खारजा ने बाकायदा एक सख्त इकदाम लिया जो कि
अमूमन देखने में ऐसा नहीं आता। नतीजा ये निकला कि हमारे जो वहां पाकिस्तान में तेहरान में पाकिस्तान के सफीर हैं जनाब मुदस्सर टीपू साहब, उनको वापस बुलवाया गया, और जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर तैनात हैं जो कि फिलहाल ईरान के दौरे पे हैं, उनको कहा गया कि वो आप वहीं रहें। बाय द वे, ये जो ईरान के सफीर हैं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये उनके नायब के तौर पर भी वहां काम करते रहे हैं, तो बड़े अहमियत के हामिल हैं। अब पाकिस्तान ने ये तमाम जब सख्त एहतजाज करा दिया तो फिर पाकिस्तान की बात को समझना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक वाकया तब हुआ जब डेवोस के अंदर बड़े डंके की चोट के ऊपर खड़े होकर ईरानी वजीर खारजा ने जो है कहा कि ये हमले तो हमने किए हैं। इससे पहले तो तासुर ये दिया जा रहा था कि जैसे अदल के ऊपर हमला किया गया था और कुछ गलती से रॉकेट जो है वो वहां आके गिर गए। गो कि मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, मॉडर्न आज की दौर के अंदर टेक्नोलॉजी के दौर में पाकिस्तान पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले करता है। अच्छा, फिर उसके अंदर एक और बात हो गई, जब उनके वजीर खारजा ने जब ये काम कर दिया तो पाकिस्तान वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू स्ट्राइक बैक। और पाकिस्तान का जो जर्नैल है ना जी, ये बड़ा सीधा आदमी है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, सीधे सीधे जवाब देते हैं। इंडिया को सही सीधा जवाब दिया, ईरान के मामला आया तो वहां जवाब दिया, अफगानिस्तान के ऊपर आया तो जवाब दिया, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो सीधा साधा करारा जवाब दिया, जितने भी स्मगलर थे, माफिया थे, उनके खिलाफ सीधा जो है क्रैक डाउन किया गया। यानी कि इसके अंदर कोई इफ एंड बट वाला चक्कर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी तो थी, लेकिन ये जो आज ऑपरेशन मरग सरमचार हुआ सुबह के वक्त, वो बहुत अहम है, क्योंकि एक तो ये ईरान में वो लोग जो कि बीएलए और बीएलएफ से ताल्लुक रखते थे, जो कि इंटरनेशनल लिस्ट के ऊपर यूएन की 5वें नंबर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान की आईएसपीआर ने जो अपना बयानिया दिया उसके अंदर बड़ा वाज़ेह बयान किया गया, उनके नाम लिए गए कि ये वो लोग थे जो दहशतगर्द थे, इनको हमने जो है वो जहन्नम वासिल किया है। इसमें सिविल कैजुअल्टी कोई नहीं हुई। इसके अंदर जो है उन्होंने फुटेजेस जो है वो सारी की सारी तश्तर बाम करके रख दी। दूसरी तरफ जो है ईरान ने अभी तक कोई ये इस हवाले से कि वहां कौन दहशतगर्द थे, उनके नाम, उनकी कोई तस्वीर, कुछ भी जो है वो सामने नजर नहीं आया, जिससे नजर ये आता है कि ये मामला जो था, दो चीजें मुझे दो चीजें, एक तो जो ऑपरेशन है मर्ग बर सर मचार, ये बड़ा एक रेलेवेंट नाम है इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि दहशतगर्दों की मौत। इसका मतलब ये मैं जरूर कहना चाह रही थी क्योंकि आपने एक तो ऑपरेशन का नाम लिया, ये अपने आप में इसका जो मतलब है वो बहुत मानी रखता है पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज सर, आपने जिस तरह डिवोर्स का हवाला दिया, ईरान की जो पावर कॉरिडोर्स, जो पावर होल्डर्स हैं, आपने उनकी बात की, मामला खत्म हुआ है कि मामला अब यहां से शुरू हुआ है? वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, ये मुझे जरा बता दीजिए, फिर आई हैव टू गो टू द पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मामला जो है वो शुरुआत हुई है और उसके पीछे जो है ईरान को अपने अंदरून जो है ना मामलात उनको ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो क्या वजह है कि मशरक वुस्ता से जो जंग का फोकस था वो हटा के पाकिस्तान की तरफ कर दिया। अब पाकिस्तान का अगर मौकफ दुरुस्त ना होता तो पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के जो वजारत खारजा हैं वो पाकिस्तान के मौकफ की और ईरान के हमले की मरम्मत कर रहे हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के साथ खड़े हैं। ये एक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में बड़ी सक्सेस है। दूसरी तरफ जो इसके अंदर अहमियत है वो हमें ये गौर करना है कि पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, जिस अंदाज के अंदर देखा जा रहा है, पाकिस्तान ने एक मजबूत इस्लामी रियासत का किरदार अदा करते हुए अपना पहल नहीं की, बल्कि उन्होंने पहल की और हमने पूरा मौका दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाकया हुआ, ये नाखुशगवार है। इसके मुहर्रिकात होंगे, असरात होंगे, इसके जो इलाकाई तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो इसके इक्तसादी मामलात होंगे। एक तरफ हम 250 बॉर्डर जो है वो खोला, जिससे जो है वो बार्टर ट्रेड का आगाज हुआ। दूसरी तरफ हमने 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है उनके साथ किया और पाकिस्तान में बिजली लेके आए। तीसरी तरफ जो है हम एलपीजी का काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा चावल का, गोश्त का, डेयरी का और दीगर अजनास का जो है वो ट्रेड उनके साथ जारी है। ये खुशाइन बात थी। दूसरी तरफ ताफ्तान है,
ताफ्तान के अंदर जो है वो हमने देखा कि ताफ्तान के हवाले से भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन माजी में 2017 में और 2023 के जनवरी में और अप्रैल के अंदर हमें जो है वो बाकायदा ईरान की तरफ से हमारे बॉर्डर के ऊपर सरगई के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर 4 पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वो शहादत उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल से मजाज किए। बिल्कुल, आपने बड़ा इसको एलैबोरेटली ना सिर्फ एक्सप्लेन किया बल्कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सीधी बात के प्लेटफॉर्म से लोगों को समझाया। मेरे साथ बने रहिए, जरा मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी जाना चाहूंगी और पाकिस्तान का जो इंटरनली जो सियासी मंजरनामा है उसकी तरफ भी मैंने बात करनी है। मुझे सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। लेकिन मुश्ताक मिनहाज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा समझा दीजिए, आप जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, एंकर भी रहे हैं, फिर अब आप एक पॉलिटिशियन भी है और तीनों कैपेसिटीज के अंदर आप पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये ईरान आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान में 8 फरवरी को डंका बज चुका है, पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन होने हैं। एक दिन पहले जो इंडियन आपकी डिग्नेटरीज हैं वो ईरानी डिग्नेटरी से मुलाकात करती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से एक हमला कर दिया जाता है। व्हाट इज हैपनिंग सर? देखें बिनेश, बहुत शुक्रिया। एक तो जो ईरान ने किया, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो मुसल्लह अफवाज ने उन्होंने एक भरपूर जवाब दिया। एक समझो टिट फॉर टैट, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जवाब दे दिया है, तो ये तो जवाब हो गया। बाकी ईरान पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्या चाहते हैं। ये आपको ये बात पता नहीं क्या अजीब लगे। देखें बिनेश, हम जिस खित्ते के अंदर रह रहे हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे 4 हमसाए हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है और इंडिया है, और हमारा अजली दुश्मन सिर्फ इंडिया है। यकीन पाकिस्तान ने जो आज जवाब दिया है और उन कर्मचारियों को जानो वासिल किया जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो आम निहत्ते शहरी हैं उनको मारने में, उनको शहीद करने में, उनको जो है ना रोज वहाँ पर सरगर्मी अमल थे, और पाकिस्तान मुतअद्दिद बार ईरान को ये कह भी चुका है। लेकिन ईरान की अपनी बात है, लेकिन हमें गैर जरूरी मामलात में नहीं उलझना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, हमने बदला ले लिया, बहुत अच्छा। हमने अपने अपने जो एक भड़ास, जो जिसको कहते हैं ना भड़ास दिल की, वो हमने निकाल दी है। अब हम अफगानिस्तान से, ईरान से, इनसे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, चाहे हमारी फतह ही क्यों ना हो इसमें। ये हमारा हदफ नहीं है, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है। ये लोग, ये हमारे मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के वहाँ बेशुमार लोग वहाँ के और यहाँ के एक ही कौमियत से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें फोकस इंडिया पे रखनी चाहिए, और जो ईरान के साथ हुआ ये इसको बदकिस्मती कह सकते हैं। ईरान के अंदर तो एक ऐसी हुकूमत है जो कि पता नहीं किसी के सामने या अपने अवाम के सामने जवाबदेह है या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ऐसी हुकूमत, ऐसी अफवाज, ऐसे डिसिप्लिन है कि हम अपने लोगों के सामने जवाब दें। हमें 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर मजीद करना चाहिए, और जो कशीदगी है वो हमें खत्म करनी चाहिए। जो हमने फैसला किया, जो हमने बदला ले लिया। अब मजीद अगर हम इस टेंशन में, इस कशीदगी में, वो जैसे शायर ने कहा था ना कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सो, रूह तामीर तिल मिलाती है। हमें ईरान और अफगानिस्तान के साथ जंग जीत के हमें कोई मजा नहीं आएगा। ये हमारे अपने ही लोग हैं जिनको फतह करके हम क्या करेंगे। मजा तो तब है। मुश्ताक साहब, ये जो आपने शेर पढ़ दिया है ना, ये बहुत कमाल है। लेकिन मुझे जरा ये बता दीजिए, मैंने शहबाज शरीफ साहब को, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका तो मैंने कंडेमिनेशन ना सिर्फ देखी बल्कि सुनी भी। मियां साहब को आपने वजीर आज़म, कंडेम तो मैंने भी किया है। मैंने कहा ईरान तो गैर जिम्मेदार रियासत है। अच्छी बात है, करना चाहिए। ये कंडेमेबल ही वाकया, कौन इसको कंडेम नहीं करेगा? कोई जहनी मरीज ही होगा जो इसको कंडेम नहीं करेगा। ये बताया कि ईरान को फतह करके मुझे क्या मिलेगा जी? मैं ईरान को नीस्त नाबूद कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा जी? लेकिन मुश्ताक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब को आप चौथी बार वजीर आजम कह रहे हैं, बनवा भी रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की, क्यों? नहीं तो हम देखे ना, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में आप फर्क ही नहीं समझती। वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। हम तो ये कहते, नवाज शरीफ ने क्या कहा? आपने तकरीर सुनी, बेनिश आप तो स्टेज पे बैठी हुई थी 21 अक्टूबर को। नवाज शरीफ ने क्या कहा कि हम अपने हमसाया मालों को साथ लेकर चलेंगे।
आपको मैं एक बात बताऊं, मैं शौकत अजीज साहब के साथ 2003 के दिसंबर में मैं भूटान गया। ऐसे 3-4 जर्नलिस्ट थे, एक उनकी वजारत खारजा की खातून मेरे साथ हमारे साथ बैठी हुई थी। रास्ते में हम आपको पता है उनका एक एयरपोर्ट एक और जगह पे है और थिम्पो दारुल दूसरी जगह पर है। उनके दारुल में एयरपोर्ट नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो रास्ते में चलते चलते इंडिया के 3-4 मैंने देखी फौजी छावनियां देखी। तो हमने वैसे इंडिया के खिलाफ ऐसे जैसे रवायतन हम बात करते हैं कि देखें जी इंडिया ने इस मुल्क को भी गुलाम बना के रखा हुआ। हम अब वहां पर पहुंचे, वहां थिम्पो काठमांडू उसके भूटान के दारुल, तो वो हमारे सेक्रेटरी खारजा आ गया हमारे पास। उन्होंने हमें कहा कि जी वो जो खातून थी वो वजारत खारजा की वहां पर जो है वो ऑफिसर थी आपके साथ, उसने बाकायदा शिकायत लगाई है कि आपके वफ्द के लोग जो है ना वो इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है। एक तरफ तो इंडिया अब उनके दोस्त, हमने क्या, अफगानिस्तान भी अपना मुखालिफ है, ईरान भी अब अपना मुखालिफ है, एक चाइना है, चाइना के भी अपनी जो है ना वो उनकी हमारे साथ कोई मोहब्बत बिल्कुल हमालिया के साथ वाली है, लेकिन उनके अपने मफादात हैं। एक इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है और वो रहेगी, लेकिन क्या हम अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ाते हुए जाएंगे? कोई बात नहीं, हमने बदला ले लिया, लेकिन इसको आग ना लगाएं, इसको पेट्रोल ना फेंके, इसके ऊपर पानी डालें, इस पे जाए पानी डालें। हमारे वहां पर ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ। ज्ञानचंद साहब, पानी डाल रहे हैं आप भी मांग कर रहे हैं कि पानी डाला जाए, जो आग लग गई है सो लग गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत-हाल है कि हमारी एक तरफ तो जो अफगानिस्तान में आग लगी हुई थी वो अभी तक बुझी नहीं है कि दूसरी बॉर्डर से हमारे लिए इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए हैं। इंडिया से पहले ही हमारे ताल्लुकात खराब हैं। बिल्कुल। तो किसी सूरत में ये हमें सूट नहीं करता है, ना ही ईरान को सूट करता है, वो पहले ही मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे पड़ोसियों की तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी जो वो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था जिससे हमारे एनर्जी क्राइसिस को हमें फेस करना था, और उसके बाद जो हमारे थोड़े बहुत उनसे ताल्लुकात थे अच्छे होने जा रहे थे वो खराब हुए। क्या रीजन है क्या नहीं है, वैसे मैं इस ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात पे तो इतनी मेरी स्टडी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ किसी सूरत में ना ये ईरान के लिए अच्छा है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हमें अपने अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ईरान जिस तरह की कंट्री है उसकी पाकिस्तान के अंदर भी फॉलोइंग है। अगर ईरान पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन बढ़ती है तो यकीनन हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात पे भी उसका इम्पैक्ट होना है। इसलिए हमें बहुत समझदारी के साथ उसको डील करना है, और हमारे दोस्तों को चाहिए कि ये जो एक आग की जो एक चंग उठी है इसको बुझाने के लिए हमें कोशिशें करनी। ओके, वेरी मैच्योर ओपिनियंस आज तीनों पैनलिस्ट ने इस हवाले से शेयर किए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि इस मामले में तो हमें तीनों पैनलिस्ट ने बड़े मैच्योरली ना सिर्फ एडवाइस किया बल्कि गाइड भी किया। लेकिन मामला यह है कि जब तख्ते लाहौर की बात आती है ना और पंजाब की बात आती है, उसमें ना पीपल्स पार्टी की नून लीग से बन रही है, और इन दोनों की तो पीटीआई से तो कभी भी नहीं बनी। और अब्दुल्ला गुल साहब अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनसे पूछेंगे कि भाई जो तख्ते लाहौर की जो जंग असल में अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग और गहरी होती जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब वो तो चले छोड़े, अब तो जरदारी साहब भी यहाँ के बैठ गए हैं, और जरदारी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे और लाहौर से जीत करके वो वजीर आजम बनेंगे। ये तो टू मच हो गया है। ये आई डोंट नो कि मेरे पैनलिस्ट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरे साथ बने में वेरी ऑनरेबल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुझे ज्वाइन किया है मुश्ताक मिनाज साहब ने, और मेरे साथ मौजूद है जी सेनेटर ज्ञानचंद। दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको वैसे ही पता है आजकल पीटीआई का अकाल पड़ा हुआ है, बट एनीवेज जो है हमें उसी के साथ गुजारा करना है। तो मुश्ताक साहब जो है उसके साथ क्या करना है? मतलब अब बिलावल जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो बल्कि डंके की चोट पे कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, अब बिलावल तो जो कहते हैं सो कहते हैं, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो गई। जरदारी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, लाहौर में उन्होंने डेरे जमाए में, और उन्होंने कहा कि भाई जब तक अब बिलावल जीतते नहीं है ना, मैंने यहाँ से जाना नहीं है, वजीर आजम तो बिलावल लाहौर की सीट से ही बनेंगे। सर चैलेंज है आपकी पार्टी को। बहुत बड़ी बात है, और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की। फेडरेशन किस बात का नाम है? फेडरेशन आप क्या ख्याल है, मुल्क किस लिए किस तरह इकट्ठे रहते हैं, मुल्क मुत्तेहद किस तरह रहते हैं? मुल्क इसी सूरत में होते हैं कि बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़े और मियां नवाज शरीफ जो है लाड़काना से इलेक्शन लड़े, और दोनों को वोट पड़े।
اور دونوں جیتے. میں نہیں کوئی ایک بلاول کے چیلنج کو ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ تو وہ 8 فروری کو دیکھیں گے, لیکن کوئی نو گو ایریا تو نہیں ہے بلاول کے لیے لاہور. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں جب ہمیں باندھ کے مارا جا رہا تھا تب بھی اس تخت لاہور کے اندر یہاں کے لوگوں نے, یہاں کے باسیوں نے ہمیشہ پی ایم ایل این کا ساتھ دیا, مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا, ہمارے قائد میاں نواز شریف کا ساتھ دیا, اور ہمیں آئندہ بھی یقین ہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے. اور نہ صرف لاہور نہیں بلکہ پورا پنجاب, اور اب ہم تو بلوچستان اور کے پی کے کی بھی بات کرتے ہیں, اور سندھ سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بار بھرپور الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس بار کوئی جو سیاسی کنواں ہے سندھ کا اس میں سے تھوڑا بہت پانی ہم نکال لیں گے. تو اس لیے مجھے بلاول صاحب کا یہاں سے الیکشن لڑنا بہت اچھا لگا. میں لاہور میں 2-3 دن لاہور رہا, اور میں نے وہاں ان کے پوسٹر دیکھے. پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی جماعت ہے, یہاں پر آئے. بی بی شہید جو ہے وہ پنجاب کے اندر شہید ہوئی ہیں. بھٹو صاحب کی جستے خاکی جو ہے وہ پنجاب کے اندر سے گیا ہے سندھ میں. تو ہمیں وہ تلخیاں ختم کر کے آئیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو روڈ میپ ترقی کا, خوشحالی کا, خود کفالت کا, پاکستان کے لوگوں کا, تعلیم کا, روزگار کا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہمارے پاس ہے, وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. ابھی تک وہ لوگ جو ہے نا وہ پیٹ کے اوپر یعنی روٹی کپڑا اور مکان کے اس میں چڑھے ہوئے لوگ ابھی تک جو ہے نا ابھی لنگر خانوں کے اوپر. ہم تو جو باقاعدہ پیداوار کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہم زر مبادلہ کی بات کرتے ہیں, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ بس جی آپ لوگ آئیں اور نعرے لگا کے. ہم فوکس, ہمارا منشور آپ دیکھیں جس وقت بھی آیا ابھی 2-3 دن میں فوکس ہوگا. وہ تو میں ہم نے فوکس کر رہی 2013 میں بھی جس طرح یہ لیکن کہا, اگر میں بلاول کے حلقے پہ فوکس کروں, مجھے آپ یہ تو 2 ٹوک بتائیں کہ عطا تارر بلاول کو ہرا سکتے ہیں یا پھر بلاول جیت رہے ہیں, یہ تو بتائیں. اصل تو ریڈل کو سالو کریں, پہیلی کو. میری بہن بات ضرورت ہے, کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے, اس نے کہا میری تو میرے بھائی جان دی دو دی ملا کے 10,000. تو اس نے کہا جی آپ کی کتنی اور بھائی جان کی کتنی, اس کا جی 9,000 بھائی جان کی ہے اور 1,000 میری ہے. تو میں اب کیا جواب دوں کہ بلاول اور عطا جو ہے نا اس کا کیا مقابلہ ہوگا. بس اس سے زیادہ میں مجھے تو آپ یہ جواب نہ دیں مشتاق صاحب, مجھے تو آپ یہ جواب نہ دیں, لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا گیان چند صاحب کو مجھے نہیں لگتا کوئی پسند آئی ہے. ذرا گیان چند صاحب کو سن لیتے ہیں. گیان چند صاحب, گیان چند ہمارے بھائی ہیں جی, گیان چند ہمارے بھائی ہیں. گیان چند مجھ سے اختلاف, یہی جمہوریت کا حسن ہے نا. یہی عمران خان کو ہم سمجھاتے تھے کہ یار گالیاں نہ دو, آپ دلائل کا جواب دلیل سے دو. یہ گالیاں نہ دو کہ جو ہے نا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو, یہ بدماشیاں اس کی ساری ختم ہو گئی ہے. آج کدھر پڑا ہوا ادھر. میں اور گیان چند صاحب جو ہے نا ڈائیلاگ کریں گے, آخری وقت تک اپنے امیدوار کے لیے لڑیں گے. میں عطا کے لیے لڑوں گا, وہ بلاول کے لیے لڑیں گے. اس میں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. بہت اچھی بات ہے مشتاق صاحب. یہ جذبہ نا آپ نے اگلے سیگمنٹ میں بھی جاری رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کا ذکر چھیڑا ہے. میں سوال لے کر آتی ہوں, لیکن پہلے میں ذرا راؤنڈ مکمل کر لوں. گیان چند صاحب, مشتاق صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی, اور وہ بات یہ تھی کہ بھائی یہ خوش آئند سمجھتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں کہ بھائی اگر نواز شریف صاحب بھی بلاول صاحب کا جو لاڑکانہ کا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن لڑے. چلے نواز شریف صاحب تو وہاں تک نہیں گئے, لیکن بلاول صاحب اگر لاہور آ ہی گئے تھے تو این اے 130 سے مقابلہ کرتے نا. آپ سوچیں, مطلب میں تو یہ سوچ کر کے, یہ دیکھیں میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں, میں ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں کہ این اے 130 میں نواز شریف اور بلاول بھٹو آمنے سامنے ہوتے. سوچے کیا منظر ہوتا. اصل الیکشن, اصل جمہوریت کا حسن ہی ہوتا. یہ بات بڑی اچھی کی ہے مشتاق صاحب نے. آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا گیان چند صاحب؟ دیکھیں, ہمارا فیصلہ ہم کو کرنا ہے. اگر میاں صاحب کو اتنا ہی بھروسہ تھا لاہور پہ تو وہ آ جاتے 127 پہ بلاول کے مقابلے پہ. پیپلز پارٹی بنی ہی لاہور میں ہے. پیپلز پارٹی کی فرسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ لاہور کی سیٹوں میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے لی تھی. پھر پاکستان کو جو ہے وہ ایک مسلم پاور بنانا, ایک ایٹمک پاور بنانا, وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے. اس ملک کو جمہوریت جو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دی ہے. اس ملک کے لوگوں کو آواز ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے. یہ تو خیر یہ تو سیلری کی بات کر رہے تھے نا, یہ تو ہیں ہی سیلریڈ پرسن, یہ سیلری کی بات کریں گے. ہماری پارٹی جو ہے وہ ویژنری پارٹی ہے. اس نے ایک منشور دیا ہوا ہے, اس کے کچھ مقاصد ہے پاکستان کو آگے لینے والے. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو وہ اپنی پھانسی کے تختے پہ تو چڑھ گئے لیکن بھاگے نہیں.
जुल्फकार बेनजीर भुट्टो साहबा को चैलेंजेस थे, उसको कहा गया कि तुम पाकिस्तान आओगी तो मारी जाओगी, लेकिन उसने बोला कि ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्द हमें पाकिस्तान का झंडा ना लगा दे, मैं तो जाऊंगी। और बेनजीर साहबा ने साबित किया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं। बिलावल भुट्टो ने भी ये कबूल करते हुए कि मेरी पार्टी का जहां से वजूद हुआ है वहां हम क्यों नहीं है, और आप भी समझती हैं क्यों नहीं है, ये भाई भी समझते हैं कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाडले और लाडले प्लस जब तक चलते रहे तब तक पीपल्स पार्टी के लिए जो है ना, लाडला तो मुझे समझ आता है कि आप लोग इमरान खान साहब को कहते हैं, लाडला प्लस कौन है? दोबारा जब इन्हें हो रही है तो अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। हम तो चाहते हैं कि मियां साहब भी डेमोक्रेट बन के आए हैं, बीबी के साथ उनने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया हुआ है, ये भी इलेक्शन लड़े, हम भी लड़ देते हैं। लोग फैसला करेंगे कि वो चौथी बार मियां साहब को वजीर-ए-आज़म बनाते हैं कि हमारे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो को पहली बार वजीर बनने के लिए वोट देते हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। हमने मुकम्मल तैयारी के साथ हमारे चेयरमैन मैदान पे उतरे हुए, हमने तो वेलकम हमेशा किया है, पीटीआई को भी वेलकम किया था। लाडला प्लस किसको कहते हैं ये बता दें जरा, लाडला प्लस बता दें, मैं आगे बढ़ूं ना डिस्कशन में। आप ऐसे एक टर्म यूज कर लेते हैं फिर आगे नाम भी नहीं लेते, ऐसे थोड़ी ना होता है शो ज्ञानचंद साहब, ऐसे नहीं मजा आता। नहीं, देखें एक तो लाडला तो जाना पहचाना था जो बेचारा जेल में चला गया। जी इमरान खान, अब हम कहते हैं कोई लाडला प्लस ना बने। हाँ, लाडला प्लस कौन? लाडला प्लस कोई ना बने ना मियां साहब बने ना और कोई ना बने। अच्छा। हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है। गुड है, चले मेरे साथ बने रहिए। नैरेटिव है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जो भी जीत कर आए, जो जीता वो सिकंदर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है। एनीवेज अब्दुल्ला साहब, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए, खैर आपको पता है अब हल्कों की भी आपको कवरेज करनी होती है। मैं आज हल्के देख रही थी, विजिट भी मैंने किया। टू बी ऑनेस्ट, लाहौर के बारे में मैं एटलीस्ट कह सकती हूँ कि यहाँ से 14 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की साहब, और ये मैं आपको बड़ी अपनी वर्किंग और स्टडी के बाद बता रही हूँ। 2018 के मुकाबले में 2024 के अंदर वो इंतखाबात की गहमा गहमी, वो माहौल, वो पेनाफ्लेक्स का इस्तेमाल, वो बड़े बड़े बैनर्स, वो एक वो जो जश्न होता है ना कि जैसे एक वर्ल्ड कप ही है ना इलेक्शंस, तो हम जैसे एंकर्स और रिपोर्टर्स और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए एक वर्ल्ड कप है, वो कुछ हमें जोश जज्बा तैयारी नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है अब्दुल्ला साहब? बड़ी जबरदस्त है। पहले तो दोनों अफराद की इतनी मोहब्बत भरी गुफ्तगू जो एक दूसरे के लिए थी, मैं तो खुशी के आंसू जो है वो आ गए आंखों के अंदर, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि सारे शीरो शक्कर हो के इसी तरह से रहें। दूसरी तरफ जो है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अभी तक मेरे कैंडिडेट, क्योंकि मैं एक तो शुरू में आपने कहा, लेकिन मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं, और कौमी यकजहती इत्तेहाद जो हमने अभी बनाया है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां शामिल हैं, उसका भी जो है मेरे पास जिम्मेदारी है। तो मकसद ये है कि अभी तक, आज मेरे पास दोपहर को लोग आके पूछ रहे थे कि जनाब इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, और ये कैंडिडेट्स की बात बता रहा हूं आपको। तो कैंडिडेट्स इसलिए नहीं है गहमा गहमी, क्योंकि पहली बात यह है कि एक गोमगों की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि जो अवाम के अंदर इस टाइम पे बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है इलेक्शन लड़ने की। उसकी वजह यह है कि 13 करोड़ और 85 लाख लोग जो है वो इलेक्शन के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, और उनके अंदर से 2018 के अंदर गालिबन जो है वो तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। अब ये तनासब अगर आप देख लें और फिर 25 करोड़ अवाम के हिसाब से तनासब देख लें तो 4 करोड़ कहां खड़ा है। अवाम चाहती नहीं है, इस सिस्टम से बदजन हो चुकी है। और क्या हमें नहीं मालूम, क्या आप जो है, मैं आपको फैक्ट्स के जरिए प्रूफ कर सकता हूं कि क्या तमाम पार्टियां, उनकी पहली हुकूमत जब आई तो वो यहां खड़े थे, दूसरी आई तो वो यहां गए, तीसरी आई जहां गए, और पीडीएम की गई तो वो तो मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं वहां कहां नीचे उसको लेके जाऊं। केपीके के अंदर जो 2 मुस्तकिल हुकूमतें पीटीआई की आई, उसके अंदर भी पहली हुकूमत यहां थी और दूसरी का तो अता पता ही कुछ मौजूद नहीं है। तो लोग जो वादे किए गए थे, जो किसी ने रोटी कपड़ा मकान का किया था, देखें मोटरवेज बनाने से, बाकी चीजें करने से, या किसी को लंगर के ऊपर खाना खिलाने से जो है कौमें नहीं बना करती। कौमें बनी करती हैं करप्शन फ्री मुआशरे के साथ, और करप्शन फ्री मुआशरा जो है उसको फिलहाल जगह यहां अभी
नजर नहीं आ रहा है ऐसा। हमारी अदलिया का जो है वो 140वें नंबर के ऊपर रैंकिंग है इंटरनेशनली। तो ये किस चीज का जो है वो अलमिया है? आप देख लेना, अवाम के साथ जो वादे वईद किए गए, क्या अगर जो मुतवातर हुकूमतें आई, हमने एक केपीकी की बात की, एक सिंध में हमने बात कर लेते हैं कि तीन कंसेक्यूटिव हुकूमतें जो हैं सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की आई। कराची तो आप मेरी बहन गई होंगी, मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बिलावल साहब ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे लाहौर कराची बन जाए? मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल कराची में गुजारे हैं, और ये वो वाला कराची था कि एक आवाज लगती थी और एमक्यूएम के नाम के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था। जी जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। तो फिर क्या बिलावल साहब या आप तो कराची रही हैं, क्या आप ये दुआ करेंगी कि अल्लाह जो है वो लाहौर को कराची बना दे? तो फिर इसका मतलब यह है कि कराची के अंदर जो सूरत हाल हो रही है, जहां पाकिस्तान की 65% मईशत बैठी हुई है, तो फिर उसका हमने हाल क्या किया? बारिश के बाद ही देख लें। अब्दुल्ला भाई, मज़ीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं चाहती हूँ आप बोले, मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दो और मैं इसका जवाब आपसे ब्रेक से पहले ही चाहती हूँ, बिफोर दैट आई गो ऑन अ ब्रेक। अभी मैं नवाज शरीफ साहब को सुन रही थी, आपको पता उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया, हाफिजाबाद शहर का उन्होंने इंतखाब किया, हाफिजाबाद में उन्होंने जलसे से खिताब किया, ना सिर्फ अपना इंतखाबी मंशूर दिया, उन्होंने भी तकरीर की, मरियम नवाज ने भी तकरीर की। उनका एक जुमला मैं आपको बिल्कुल पढ़ के बताना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई ना होती। कहीं ना कहीं ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैं पर्सनली, मुझे आपका नहीं पता, मुझे प्लीज आप बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर, मुझे पर्सनली लगता है कि वो सही कहते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है, यहां पर डेमोक्रेटिक हुकूमतों को चलने भी तो नहीं दिया गया ना। मसला यहां पे करप्शन का नहीं है, मसला यहां पे ट्रस्ट का भी है। इमरान खान को लोग कितनी उम्मीदों से लेकर के आए थे, एस्टैब्लिशमेंट ने तो इमरान खान साहब को मॉडर्न डे मसीहा बताया था। अभी आप केपीके की बात कर रहे हैं, केपीके में 9 साल पीटीआई की हुकूमत रही, एंड व्हाट अ डिजास्टर सर। मुकम्मल कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक ये भी मसला है। अनडाउटेडली, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये कोएलिशन की हुकूमतें, इसके अंदर जब ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो नतीजे में सिर्फ और सिर्फ आवाम जो होती है, जो वोटर होता है, जो सपोर्टर होता है, वो दलील और रुस्वा हो जाता है। उसके तमाम उमंगें, तमाम उसकी ख्वाहिशात को जो है वो तोड़ दिया जाता है। यहां मिसाक जमहूरियत होता है मेरी बहन, लेकिन यहां किसी ने मिसाक गुर्बत नहीं किया, यहां किसी ने मिसाक दहशतगर्दी नहीं की, यहां किसी ने गरीब की बात जो है वो बोलते जरूर हैं, लेकिन क्या मिसाक के मईशत किया? तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान के ही वो दहशतगर्दी के वाकयात देख लें कि एपीएस के बाद जो 20 नुकात थे, उसमें से 4 नुकात पे अफवाज पाकिस्तान ने अमल किया, लेकिन क्या बाकी पार्टियों ने अमल किया? क्यों नहीं किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसलिए कौम जो है वो, आपने जो पहला सवाल था, कौम क्यों नहीं, क्योंकि गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। कौम इन लोगों से तंग आ चुकी है, वो ये घुमा घुमा के बातें करते हैं, बाद में ये कोई अंकल बन जाता है किसी का, बाद में जो है वो कोई उनके साथ कोएलिशन हो जाती है। आप देख लेना, पीपल्स पार्टी जो है वो आप देखेंगी कि कैसे जो है वो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार मरकज में अदा करती है, या फिर जो है वो उनको इजाजत दे दी जाएगी सिंध के अंदर। मुझे खबर दे रहे हैं कि अपना तजर्बा बिल्कुल, मैं खबर दे रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर बिलावल साहब क्यों नहीं, पीटीआई के मुतल्लिक क्यों नहीं बिलावल साहब अपनी जबान को जो है वो बोल रहे? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो हैं, क्या इंतजार में है कि उन लोगों के साथ रवाबित करेंगे या उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका शिकार करेंगे ताकि उनको अपनी पार्टी में लाया जाए या उनके साथ जोड़ा जाए? वो लोग जो पाकिस्तान की 9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं, ये बड़ी बेरहम सियासत है मादरत के साथ। और मैं मुस्लिम लीग के हवाले से भी, अभी मुश्ताक मीनार साहब ने बात की, तो क्या ईरान के हवाले से उन्होंने कहा go for a break. I have to go for a break. I'll resume it. Just bear with me. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे, एक और राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जी। आज तो मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका मिजाज शायराना भी बहुत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि शायराना मिजाज क्यों हो रहा है, हालांकि 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुश्ताक मिनास हैं, सेनेटर ज्ञान चंद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं। मैं आपके पास मुश्ताक साहब ये सवाल लेकर के आना चाहूंगी कि साइफर के मामलात के अंदर तेजी आना शुरू हो गई है। आज भी धड़ाधड़ दर्जनों के करीब कोई गवाहान ने अपने जो गवाही है वो दी है, और इसके अलावा हमने देखा है कि हमें ये भी पता चल गया कि बहुत से लोग, एक और लिस्ट है, सनम जावेद, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, इनमें से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
बल्ला है नहीं, इमरान खान साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना बल्ला ना इमरान खान साहब, लेकिन इसके बावजूद वो जो अडयाला से बैठ करके प्रिडिक्शंस आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, मुश्ताक साहब आप यकीन जाने, मुझे बड़ा दर्द है आपके साथ ताल्लुक भी ऐसा है, ये आपके लिए अच्छी खबरें नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं 8 फरवरी को जो होगा वो मंजर कुछ और ही होगा, वो आपको डरा रहे हैं, आप क्या डर गए सर? बात यह है कि वो किसी शायर ने कहा ना, बिनेश के आते आते आएगा तेरा ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। मुझे ये बताएं कि एक आदमी ना हाथ बाग पे है ना पा है रकात में है, जो गरीब का जो बंदा इधर बाहर आके कभी फैसलाबाद कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर बंद कर रहा होता था, उसको मैं उस बेचारे की बात का क्या करूं जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 8 फरवरी को ये कहेगा कि मैं 9 मई बना दूंगा, इससे ज्यादा उसके पास कोई चीज नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। और उसका भी जाहिर है पाकिस्तान के सलामती के इदारों के पास उसका जवाब होगा। पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हूँ ज्ञान साहब और ये बाकी से, पाकिस्तान की इब्तदा आप देखें ना, रोटी और कपड़ा और मकान आया, लेकिन हमारी जो इक्तसादियात की जो बुनियादों के अंदर जो बारूदी सुरंगें थे ना, वो नेशनलाइजेशन थी जो भुट्टो साहब ने की। उस वक्त 70s में 60s 70s में हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, लेकिन क्या जरूरत थी। और फिर तीसरी बात मैं पूछूं कि लाहौर तो आज सबको याद आ गया, क्या डॉक्टर मुबशिर असलम भी याद आया किसी को कि जिसके घर में पीपल्स पार्टी बनी थी? और वो कहते हैं कि मैं मुबशिर असलम को भूल के तो आज लाहौर जो है ना आप नई तलाश में, जैसे कोलंबस आ गए हैं लाहौर में, लाहौर की तलाश में। तो ये सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होती बिनेश, सारी चीजों को मिला के पढ़ा जाता है। हमने खिदमत की है, कौम बनती है। मैं कहता हूँ कौन मोटरवे से बनती है, ये कोई मुझसे 2 घंटे बहस कर ले। अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, आपके पास कनेक्शन एक मिसिंग लिंक है सफर और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे का नहीं बन सकी। मैं कायल हूँ इस चीज की, बनती है मोटरवे से कौमें, बिल्कुल बनती है, बनती है। ये पिछला भी एक हमारे पास एक मुफक्कर पैदा हुआ था जो आज अडयाला जेल में है, वो कहता था कि सड़कों से नहीं बनती, पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, ये सड़कों के जाल की वजह से ये इकट्ठा हुआ है। तो इसलिए ऐसी बात ना करें, तलखी वाली बात ना करें, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ये 4-6 लोग अडयाला में बैठे, इस मुल्क के अंदर, अडयाला में बैठे परेशान है, इमरान खान साहब ने कोशिश की है कि जी वो भी सड़कें बनाए, पर उनसे बन नहीं सकी। जंगला बस उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। जी सर, अवाम की निजाम से बेजारी की वजह कौन लोग हैं? वो अभी आप बैठ के आप तुमसे लेक्चर सुन रहे हैं। ये अब्दुल्ला साहब क्या है? ये मेरे भाई है, ये इनसे आप सुनेंगे, ये हमें बताएंगे कि मुल्क को कैसे बनती है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। इन्होंने तो हमारे पाँव के साथ जो है ना ग्रेनेड बांध के रखा हुआ है, ये तो हमें निकलने ही नहीं दे रहे किसी जगह पर। खुदा का नाम ले, इस मुल्क को एक लिबरल पाकिस्तान को हम आगे ले जा सकते हैं। नहीं मुश्ताक साहब, अभी भी नहीं आपको निकलने दे रहे अब्दुल्ला साहब कहीं बाहर, तो क्या कर रहे हैं? ये क्या बात, ये क्या, ये वही पुरानी जो है ना, वो कहते हैं जो रद्द हुए थे जहां में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस जमाने में। तो फिर ये हम आगे बढ़ते हैं, मुश्ताक साहब, नहीं एक मिनट मुश्ताक साहब, ये तो आपने कमाल बात कर दी। फिर मियां साहब कैसे आगे पाकिस्तान, क्यों आगे पाकिस्तान? अगर अभी भी उनके पाँव के साथ इन्होंने ग्रेनेड बांधे हुए हैं, अगर अभी भी उनको फ्रीडम नहीं है, तो फिर मियां साहब क्या करने आ गए? मियां साहब, मियां साहब इस कौम को जो है ना पीछे पसमानदा, जलता, रोता, यानी पीछे देखता हुआ, पसमानदा हुआ, इसको देख के चुप करके बैठ जाए। मियां साहब इसलिए पहले कहते थे नहीं आता, आज आ गए तो सब अब लाडला प्लस हो गया। यार आपको खुदा का नाम लें, कोई आपको अकल का को होश के नाखून लें। मियां साहब इस मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, आपके कहते हैं कि लाडला प्लस। ये जो वफाकी वजीर था अपना मेरा भाई भुट्टी, वो मेरी भी जमात में आया है। चले, अच्छा मुश्ताक से मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप कश्मीर, आपके अंदर कश्मीरी खून, आपके अंदर कश्मीरी खून दौड़ रहा है, उस कश्मीरी खून को थोड़ा सा ठंडा करें। ये ज्ञानचंद साहब ने पता नहीं कौन से ज्ञानचंद साहब ने आपके कौन से तार छेड़ दिए हैं कि आप गुस्से हो गए हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, रिलैक्स करें, थोड़ा ठंडा ठंडा करके शो करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज्ञानचंद साहब आपने सुना है ना कौन से तार छेड़ दिए आपने मुश्ताक मिनाज साहब के लाडला प्लस कह करके? वो तो बड़े अपसेट हो गए, मुझे इसका जवाब देना आपने। We'll be back shortly. वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ दिस डिस्कशन है। ज्ञानचंद साहब, आपने तो रैंडमली जो है लाडला प्लस कह दिया, लेकिन यहाँ माहौल खराब हो गया शो का। आप मुश्ताक मिनाज साहब को भी जरा संभाले, उनको भी जवाब दें। और जो अब्दुल्ला गुल साहब ने जो आपके बारे में बातें की हैं कि अभी आप गुस्सा हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बाद में आपने इन्हीं की बेंचेस में जाके बैठ जाना है, तो ज्ञानचंद साहब थोड़ा सा भरम, थोड़ा सा लिमिट तो आप भी रखें ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब वजीर-ए-आज़म बनेगा, वो अपोजिशन बेंचों पे नहीं बैठेगा।
दूसरी बात यह है कि मुबश्शिर हुसैन और जुल्फकार अली भुट्टो ने जो पार्टी बनाई थी, आज भी उसको पार्टी को हम खून देकर जिंदा रख रहे हैं। और आज भी पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो ये है कि डेमोक्रेसी चाहिए, हुकूमत नहीं डेमोक्रेसी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए। हाँ, बाकी इनको मैं ये जरा और इनकी तारे में छेड़ना चाहता हूँ कि जिया के साथ पले हुए जो है ना, वो भुट्टे के नवासे को ऐसे नहीं कह सकते। तो हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बेरोजी साहबा ने बड़ी मिन्नतें करके करवाई थी। मियाँ साहब तो इस लाडले के साथ चले थे कि हम बाइकआउट करेंगे। ये पीपल्स पार्टी की उन्होंने कहा बोला नहीं, हम पार्लियामेंट को पीछ नहीं दिखा सकते। तो पीपल्स पार्टी से इनको सीखने की जरूरत है और पीपल्स पार्टी इनको सिखाएगी। और अभी भी जो कुछ हो रहा है वो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। आज जो यूनियन गवर्नमेंट बनी थी वो भी पीपल्स पार्टी की उस विजडम की वजह से बनी और पाकिस्तान को बचाया। ये मियाँ साहब के लिए नहीं बनी थी, और मियाँ साहब के लिए भी रास्ते खुले, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब आ गए, हम खुश हैं, हमने उनको वेलकम किया है। हम चाहते हैं कि मियाँ साहब बिल्कुल डेमोक्रेट बन के ज्ञानचंद साहब एक मिनट मुझे अलाउ करें प्लीज, प्रोग्राम का वक्त भी कम है। आपने उनको अलाउ नहीं किया ज्ञानचंद साहब। असल में जब से मियाँ साहब आए हैं आप तो यही कहते फिर हैं, एक शख्स है जो बाहर नहीं निकल रहा, नून लीग जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, एक शख्स है जो लाडला प्लस है। वो किसको कह रहे हैं? शिवाशीर साहब को तो नहीं कह रहे, वो तो इधर ही थे। देखें, हम तो कह रहे हैं कि वो आए हैं तो चुप कर क्यों बैठ जाए। वो मैदान में इस तरह से निकला है जिस तरह बिलावल है, ताकि ये इलेक्शन का माहौल बने। इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा है इसलिए कि एक तरफ वो इमरान खान 9 मई का वाक़ा करके अपनी भुगत रहा है, दूसरी तरफ मियाँ साहब आए हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आए ना मैदान पे। पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आई एम सो सॉरी, लेकिन निकल आया जी मियाँ साहब। आज हाफजाबाद में फुल पैक्ड उन्होंने जलसा किया है। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिनसे कुछ टाइम की कमी बेशी होगी। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में उसको पूरा कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।